दोस्तों नमस्कार। 2025 के शुरुआत में जिस तरह से भारत में राजनीतिक समस्याएं खड़ी हो रही हैं, उससे लगता है कि 2025 भारत में राजनीतिक सुधार का एक नया साल होगा। हिंदुस्तान में अगर आपने देखा हो दोस्तों, तो अक्सर ये चीज समझ में आती है कि जब तक देश में क्राइसिस नहीं हो, तब तक यहां सुधार नहीं होता है। क्योंकि एज ए सोसाइटी वी आर ए रिएक्टिव सोसाइटी, हम लोग प्रोएक्टिव नहीं है। जब तक समस्याएं बड़ी नहीं हो जाती, ना हमारा पॉलिसी मेकिंग सिस्टम, ना राजनीतिक सिस्टम उस बात की सुध लेता है कि यहाँ पे समस्याएं हैं और हमें प्रोएक्टिवली इनको एड्रेस करना है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से राजनीतिक लोग समस्याओं को देखते हैं और फिर उसमें समस्याओं को बढ़ने का इंतजार करते हैं और बाद में फिर उसके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। और मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ, कुछ एग्जाम्पल के साथ ये एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी समस्या है किसानों को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान में जो किसान है, जो करीब 60-70% हमारी आबादी है, जो खेती पर निर्भर है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज भी हम करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार को यह लगता है कि अगर हमने ये राशन नहीं दिया तो शायद इन लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, जो इनके घर में चूल्हा जलता है, शायद वो भी ना जले। और कोई कारण नहीं है कि हम लगातार पिछले 5 साल से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। अगर ये लोग गरीबी की रेखा से ऊपर होते तो ये सब देने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब जो हमारी सरकारें हैं वो इस बात को मानती हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक मजबूरी है कि हम इन बातों को खुल के एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए चिंता की बात है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि हम लोगों ने आज तक किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। जब हम किसानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं तो जो पॉलिटिकल सिस्टम का हमेशा एक अप्रोच होता है कि उनको खुश करने के लिए जो चाहे आप वादे कर दो, फिर पूरे हों या ना हो उस पर हम बाद में सोचेंगे। लेकिन शायद पॉलिटिकल सिस्टम इस बात को भूल गया है कि पहले ये सब चीजें चलती थी, अब नहीं चलती, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है। आपने कोई भी स्टेटमेंट दिया, वो रिकॉर्ड हो जाता है और फिर वो पूरे सिस्टम में सर्कुलेट होता है। आपके झूठे वादों को भूलने के लिए मौका भी नहीं मिलता है, क्योंकि कोई ना कोई उन वादों को घुमाता रहता है, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे। तो आपके द्वारा किए गए जो वादे हैं वो हमेशा एक ज्वलंत मुद्दा बन के रह जाता है। इस स्थिति के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है कि वो झूठे वादे करें और फरार हो जाए। और यही बात इस समय 2025 में सबके सामने खड़ी है। आपको याद होगा 2014, 2019 बहुत सारी राज्य सरकारों के चुनाव हुए, तब हर पॉलिटिकल पार्टी ने किसानों को यह वादा किया कि हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे। ना किसी रूलिंग पार्टी ने, ना किसी ऑपोजिशन पार्टी ने इन मुद्दों को दोबारा दोहराया। इवन चलिए मान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने वादा किया और उसको पूरा नहीं किया, लीगल गारंटी नहीं दी, लेकिन जो भी फसलें सरकार खरीदेगी उसको लागत के ऊपर 50% जोड़ के उस लागत से खरीदा जाएगा, जो कि एफसीआई की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बाकी राज्य सरकारों ने, जहां पे ऑपोजिशन है, उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो किसानों की डिमांड को पूरा करें, क्योंकि सारी की सारी राज्य सरकारें दिवालिया कगार पर हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में सिर्फ फ्रीबीज बांटे हैं। लोगों को खुश करने के लिए जो टैक्स पेयर से पैसा इकट्ठा होता था उसको बंदर बाट की तरह इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक फायदे के लिए। और जहां पे पैसे की कमी थी वहां पे उन्होंने बाजार से लोन लिए। आज स्थिति यह है कि राज्य सरकारों के पास अब पैसा बचा ही नहीं कि वो इस तरह की डिमांड्स को पूरा कर सके। खामियाजा ये हो रहा है कि इस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था वो नहीं हो रहा, जो डेवलपमेंट्स होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही, और डेवलपमेंट के जो आश्वासन दिए गए थे उनको पूरा करने के लिए बैंकों से और लोन लिया जा रहा है। और स्थिति ये है कि बहुत सारी राज्य सरकारों को अपनी जो कमिटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे सैलरीज हैं, पेंशन है,
उनको देने में दिक्कतें आ रही। अब ये चुनौती बहुत गंभीर है। अब सवाल इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा चल रहा है किसानों का, कि भैया आप आश्वासन तो दो, केंद्र सरकार भी आश्वासन देने से डर रही है। और दूसरी तरफ जिस राज्य में ये आंदोलन हो रहा है, खासकर पंजाब में, वहां की सरकारें भी किसानों के सामने खुलकर अपनी बात रखने से घबरा रही, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने जरा भी स्टेटमेंट दिया तो किसान उनके खिलाफ हो जाएंगे और अगली बार चुनावी खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, जहां जहां पे भी ये लोग जाके चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, वहां के जो किसान नेता हैं वो इन सरकारों को और नेताओं को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछेंगे कि भाई साहब आपने तो वादा किया था, भाग क्यों रहे हो। तो आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे नेताओं के पास किसानों की जो डिमांड है उनके जवाब तक नहीं है। इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन सेपरेट है, मैं उसकी चर्चा कई बार कर चुका हूं, आगे भी आने वाले दिनों में करूंगा। लेकिन इसका जो राजनीतिक परिणाम है वो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए खतरनाक है। अब सवाल इस बात का है कि क्या आने वाले चुनावों में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसानों को यह वादा करेगी कि हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी में अभी इतनी हिम्मत बची है कि जो इस मुद्दे पर आगे बढ़ के और कमिट कर सके? मुझे नहीं लगता। इसका मतलब यह है कि अभी तक पिछले 10 साल तक जो हमने किसानों को कहानियां सुनाई, उसका अब अंत निकट है। अब किसान भी शायद इस बात को मान लेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसानों की डिमांड को पूरा कर सके। और जब उनके पास इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो लॉजिकल है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब जो मुद्दे आएंगे किसानों के, वो ज्यादा सार्थक होंगे, समझदारीपूर्ण होंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात आती है, क्या किसानों की जो उत्पादकता है और जो क्वालिटी है, सरकार उस पर ध्यान देगी? क्योंकि अभी तक सरकारों ने बड़ा सिंपल लॉलीपॉप का रास्ता अपनाया कि हम किसानों को इस धोखे में रख लेंगे कि हम आपको एमएसपी दे देंगे और हमको वोट मिल जाएगा। अब किसानों ने वोट दे दिया लेकिन उनको एमएसपी नहीं मिली, तो क्या किसान दोबारा इस धोखे में रहेंगे? क्या पॉलिटिकल पार्टीज में अब इतनी हिम्मत होगी कि वो किसानों को दोबारा एमएसपी का लॉलीपॉप देके चुनाव में वोट इकट्ठे कर सकें? मुझे लगता है अब ये मुश्किल होगा। तो क्या रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी दोनों इस बात को समझ गए हैं कि ये लॉलीपॉप अब चलने वाला नहीं है? इसीलिए ना अपोजिशन इस बात को कह रहा है कि हम एमएसपी की गारंटी देते हैं, क्योंकि वो भी जिन जिन राज्यों में है वहां पे भी हालत खराब। वो अपनी राज्य सरकारों को भी नहीं कह पा रहे कि आप किसानों से एमएसपी पे खरीदें, क्योंकि हकीकत तो ये है दोस्तों कि जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है वो राज्यों का विषय है। अक्सर मैं कहता हूं कि आपको केंद्र सरकार में कृषि मंत्रालय की जरूरत क्या है, क्योंकि आपके पास अभी तक कोई फूड सिक्योरिटी प्लान तो है नहीं। अभी तक आपने ये नहीं बताया कि हिंदुस्तान को कौन सी फसल कितनी चाहिए और उसके उत्पादन के लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं। अल्टीमेटली घूम फिर के आपको राज्य सरकारों को पैसा देना है, वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी दे सकती है। तो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की उपयोगिता क्या है, आज तक ये बात समझ में नहीं आई, अदर देन फंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो आप एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट आपके पास है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो ही कर देगा। रही बात एनालिसिस की, आप नीति आयोग को इस काम में लगा सकते हैं कि वो एनालिसिस करके राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके डिमांड जनरेट करे और पैसा ट्रांसफर कर दे। कृषि मंत्रालय का भारत की कृषि में क्या योगदान है, ये बात आज तक समझ में नहीं है। बहुतों को कंट्रोवर्शियल लगेगा, लेकिन ये विचारणीय मुद्दा है, इसके बारे में हमें सोचना होगा। रही बात किसानों की माली हालत कैसे सुधरे, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जो 145 करोड़ आबादी है, हमें यह समझना होगा कि लगातार अगर हम एमएसपी बढ़ाते रहेंगे तो अगर किसान गरीब है तो ये बात मान के चलिए कि वो किसान उपभोक्ता भी है, वो कंज्यूमर भी है, वो कंज्यूमर गरीब भी है। लेकिन ट्रेजेडी है कि वो उगाता एक फसल है लेकिन अपने गुजारे के लिए उसको 15-20 फसलों का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे वो तेल हो, मसाले हो, चीनी हो, वगैरह वगैरह। इसका मतलब यह है कि अगर आप सारी फसलों की एमएसपी बढ़ाएंगे तो किसान को फायदा तो मिलेगा एक फसल में, लेकिन 10 फसलें उसके लिए महंगी हो जाएगी। उस स्थिति में क्या किसान का ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर होगा या नहीं होगा?
और आज स्थिति यह है कि किसान जो गेहूं उगाता है वो अपनी गेहूं भी अगर रखता है तो उसको नुकसान होता है। तो समझदार किसान क्या करेगा, वो मान लीजिए 2 टन गेहूं उगाता है, वो सारा का सारा एफसीआई को बेचेगा और बदले में जाके पीडीए से सस्ते दाम पर वही गेहूं खरीद के अपने घर के लिए लेके आएगा, क्योंकि शुरू में उसको एमएसपी मिल जाएगा और बाद में उसको सब्सिडाइज गेहूं खाने के लिए मिल जाएगा। तो किसानों को यह बात समझ में आ गई है कि अपनी फसल खुद रखने से कोई फायदा नहीं। तो क्या इस स्थिति के अंदर आने वाले दिनों में क्या भारत सरकार के पास कोई रास्ता है कि जो भारत की जरूरतें हैं उनका उत्पादन किया जाए? उसका प्लान कहां है? तेलों की स्थिति हमारे सामने है कि 70% तेलों का हम आयात कर रहे हैं। दालों की स्थिति हमारे सामने है कि अगर हम 3-4-5 मिलियन टन दालें आयात नहीं करते हैं तो दालों के दाम बेतहाशा बढ़ते हैं और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे गेहूं चावल की स्थिति है कि हमें एक्सपोर्ट पे बैन लगाना पड़ता है और सरकारी संस्था बाजार से खरीद के जो भी बाकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एजेंडा है उसके माध्यम से वो बेचने का प्रयास करते हैं। हमने फ्री मार्केट को एग्रीकल्चर में वर्चुअली खत्म कर दिया है। जहां तक बात है रिस्क मैनेजमेंट की, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे एग्री कॉन्ट्रैक्ट्स कमोडिटी एक्सचेंजेस पे, हमने उनको भी बंद कर दिया है, क्योंकि हमें लगता है कि देश में शॉर्टेज है और अगर कमोडिटी एक्सचेंजेस चलेंगे तो इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ेगा। अगर सरप्लस होता तो एक्सचेंजेस में रेट नहीं बढ़ते, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार भी इस बात को समझ रही है। तो आज जब हम कहते हैं कि भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, पहले ये तो असेसमेंट करें कि कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर हम आत्मनिर्भर होते तो ये सारे जो प्रयास किए जा रहे हैं प्राइस कंट्रोल के, इन सब की क्या जरूरत थी? इसीलिए दोस्तों 2025 जो है वो भारत को बहुत कुछ सिखाएगा। इस साल भारत की राजनीति में बदलाव आएगा, ये मजबूरी है। और ये जो क्राइसिस चल रहा है किसानों का इस समय, मुझे लगता है ये बदलाव की शुरुआत है, क्योंकि किसान सबसे बड़ा वोट बैंक है। अगर सबसे बड़ा वोट बैंक ही सरकारों के साथ नहीं रहेगा तो सरकारों की मजबूरी हो जाएगी कि वो लॉजिकल काम करें। कितने दिन तक आप इन किसानों को भुलावे में रखेंगे? तो देखना यह है दोस्तों कि जो इस समय फार्मर्स क्राइसिस चल रहा है, क्या ये भारत की राजनीति को सुधार की दिशा में ले जाएगा? क्या हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लोग ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे और लॉजिकल बातें करेंगे, ना कि सब्ज-बाग दिखाएंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे, सत्ता में आएंगे और फिर जिनसे वादा किया उनको भूल जाएंगे? क्या होगा 2025 और उसके बाद? आपको क्या लगता है दोस्तों? मेरा तो ये मानना है कि 2025 में समस्याएं बढ़ेंगी और वो जो बढ़ती हुई समस्याएं हैं वो भारत में आर्थिक सुधार के लिए मजबूर करेंगी। खुशी से नहीं होगी, सर्जरी करनी पड़ेगी। फर्स्ट एड का टाइम जा चुका है। दोस्तों आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुद्दा गंभीर है, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।